आप सबको वसीम अहमद का सलाम। मेरे साथ मेहमान है डॉक्टर दानिश। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, बहुत मेहरबानी। आपकी एक मैंने वीडियो क्लिप देखा। आप जो है हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जहां पर एक वजीर आजम को सादिक और अमीन के फतवे जारी हैं, जुलेखा का हुस्न कम और आपके वजीर आजम के स्मार्टनेस के चर्चे आम हैं। महंगाई के ऊपर तमाम इदारे मुतमईन हैं। आप वहां मौजूदा हुकूमत के सामने तलवार पकड़कर मुजाहिद बने क्यों खड़े हुए? क्या आपने अर्तुगरुल गाजी प्रोग्राम देख लिया है? जवाब दूँ मैं आपको? बिल्कुल दीजिए। हुँ। आपका पूरा इख्तियार है, आप जो जी में आए कहिए। देखिए जी, बिल्कुल अर्तुगरुल गाज़ी तो बहुत ही एक हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है और वो उन्होंने तलवार पकड़ कर जो है फ़तूहात की और उसके बाद उनके बेटे उस्मान ने भी ज़रूर फ़तूहात की। मैं आता हूँ अपने मुद्दा पे जो आपने बात कही है। देखिए, हमने सिर्फ़ इनके सामने नहीं, ये तो फिर भी एक आपके समझ नहीं कि क जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहली दफ़ा हुकूमत का हिस्सा बने हैं। नवाज़ शरीफ दौर में देख लीजिए, मुशर्रफ साहब का दौर जिसमें वो आर्मी चीफ थे और आपके सदर पाकिस्तान थे, वर्दी में थे। उस वक़्त से मैंने अपने मीडिया करियर का आगाज़ किया था। तो मैंने तो यही सिर्फ़ ये चीज़ ही सीखा है कि आपने हक़ बोलना है, सच बोलना है। आपको आपका पाकिस्तान का आईन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी राय का इज़हार करें। तो वो इज़हार हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने भी की, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का दौर, एक पॉलिटिकल दौर जो कई दफ़ा वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, बहुत ताकतवर वज़ीर-आज़म भी रहे हैं और पंजाब से भी उनका ताल्लुक था, आपको पता है। दूसरा ये है कि जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब बड़े ताकतवर सदर रहे हैं। आपको पता है कि उनकी दोस्ती भी जो है वो दुश्मनी दोनों खतरनाक है। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त। उस वक़्त भी हमने जो है वो अपनी जो हमारी हमें आईन ने इजाज़त दी थी सच और हक़ बोलने की, हमने कोई कभी किसी गलत चीज़ नहीं क्योंकि हुकूमत ही होती है। आपने हुकूमत को ही क्रिटिक्स करना होता है। अब हमने ये नहीं देखना होता है कि हुकूमत में कौन बैठा है। हम ये नहीं जानते। हमें तो ये होता है कि हुकूमत कहाँ है? हम हुकूमत को क्रिटिक्स कर रहे होते हैं, तो कभी हुकूमत में नवाज़ शरीफ होते हैं, कभी ज़रदारी साहब होते हैं, कभी आपके ये इमरान खान हो गए, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब हो गए, कभी जमाली साहब हो गए। तो हमने तो हुकूमत को क्रिटिक्स किया है, लेकिन ये देखे बगैर कि कौन कितना खूबसूरत है, कौन जो है वो कितना बदसूरत है, कौन इस मुल्क का जो है वो हीरो था, कौन कैप्टन था, कौन मोटा है, कौन गंजा है, ये कभी नहीं देखा हमने। तो तो हमने तो या गो अहेड, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बस मैंने यही कहा कि हमने तो हुकूमत हाँ, हुकूमत की क्या चीज़ हम देखते हैं? वो हुकूमत की चीज़ ये देखते हैं कि हुकूमत का काम है कि वो अवाम की जान-ओ-माल की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी, हुकूमत का काम है अवामी मसाइल का हल, हुकूमत का काम है गवर्नेंस, गवर्नेंस को कहते हैं रूल ऑफ लॉ, आपके आपके मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, ये सब चीज़ें। राइट नाउ जो आपका मसला हुआ वो जुल्फी बुखारी पर हुआ, आरिफ नकवी पर हुआ, जो कि अबराज ग्रुप और कंपनी के मालिक है। तो जो अभी जो सूरत हाल आपकी जो क्रिएट हुई, वो किस बात के ऊपर हुई? उसके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे? जी, मैं बिल्कुल डाल देता हूँ, आप कहें तो मैं 2 घंटे तक बोल लूँ, आप कहें तो मैं नहीं, नहीं, ब बहुत मुख्तसर छोटा सा मुख्तसर और जामे बोल दें, पब्लिक को पता होना चाहिए मसला क्या है। अच्छा सर, पहले तो ये था कि जी 92 पे था, मैंने जैसे प कहा कि क्रिटिक्स हम करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी होती है, हम इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम भी करते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, मुशर्रफ साहब के दौर से कर रहे हैं। तो 92 में हमने जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमने उसको ऑन एयर किया, डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑन एयर किया, उनको बुलाया, सारी एसओपी पूरी की, पैमरा की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जो होती है किसी को बुलाने के लिए, उसको ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, उसको रिक्वेस्ट करें, आए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं आए, प्रोग्राम ऑन एयर हो गया। अब प्रोग्राम ऑन एयर हो गया, तो उसके बाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर प्रोग्राम के हवाले से बात की, लेकिन मेरे पास नहीं आए, जहाँ एलिगेशंस लगी थी। तो ख़ैर वो प्रोग्राम हो गया और फिर दुनिया ने देखा उसके बाद दूसरी जगह पे उन्होंने कहा ये गलत है, हमने फिर उनको एक दफ़ा कॉल दे दी, हमने कहा आप आ जाएँ, अगर आप कह रहे हैं, तो लेकिन आप गुज़रेंगे इसी जगह से, क्योंकि एलिगेशन तो मैंने लगाया है ना, आप मेरे दूसरे चैनल के प्रोग्राम में जाके जो भी बोलें, आपकी दोस्ती है।
लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप यहाँ आएँ, अपने डॉक्यूमेंट शो करें, हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाएँगे, आप बहुत आगे चले। तो चुनांचे वो नहीं आए, 3 महीने बाद मुझ पे प्रेशर आया कि इनको क्लियर कर दिया जाए और क्लियर किस तरह किया जाए कि उन्हें बिठाया जाए और उनकी तारीफ़ की जाए और इस इश्यू पे ना बात किया जाए, जो क्वेश्चन उनसे किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट शो किया है, वो मैंने इनकार किया और उसके बाद मेरे 1-2 ट्वीट्स थे जो इनके हवाले से ही थे, यही सवालात के थे और वो मैंने इनके हवाले से किए थे। वो इतना प्रेशर आया कि जनाब या तो आप क्लियर करें या आप चैनल छोड़ दें, तो मैंने तो चैनल छोड़ दिया। ये प्रेशर आपको हुकूमत की तरफ से था या इदारों की तरफ से था? ये बात भी तो ये क्लियर करें ना। ये बहुत सही आपने सवाल किया और बिल्कुल होना चाहिए। ये जो मुझे प्रेशर आया, ये टोटल हुकूमत की तरफ से प्रेशर आया। इसमें आपको याद है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से लाइव प्रोग्राम में पूछा था कि आपने डॉक्टर दानी व ज़ुल्फ़ी का उन्होंने प्रोग्राम किया है, वो गए है नहीं और उसको आपने निकाल दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाइव रऊफ़ क्लासरा ने ये सवाल किया, वज़ीर-ए-आज़म ने उसका जवाब नहीं दिया। एक मीर शकील रहमान का पूछा था, एक मेरा पूछा, दोनों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो ये प्रेशर जो है वो हुकूमत की तरफ से आया था और वज़ीर-ए-आज़म की नॉलेज में था कि ये प्रेशर उसमें डाला जा रहा है, क्या नाम है, चैनल पे कि डॉक्टर दानिश को या तो ये क्लियर करे या डॉक्टर दानिश को चैनल से निकाल दिया जाए। तो वो तो अ, तो अब अगर कोई आप कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई दूसरा एंकर प्रोग्राम करता है और कहीं आरिफ नकवी साहब का ज़िक्र आ जाता है, तो वो भी बैंड हो जाएगा फिर इसका मतलब है। वो भी तो उनके खास दोस्त हैं ना? देखिए आरिफ नकवी के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया लेकिन मुझे आरिफ नकवी की बुनियाद पे नहीं निकाला इन्होंने। जो अच्छा। मुझे पता है, जो सच है वो मैं बता दूँगा कि क्यों निकाला अब तक में। आरिफ नकवी साहब का प्रोग्राम फ़ॉरेन फंडिंग का मैंने प्रोग्राम किया था। यकीनन आरिफ नकवी का उसमें शामिल है। सबसे पहला जो प्रेशर आया अब तक में मुझे, वो आया रेहाम खान को मैंने लिया था प्रोग्राम में 1-2 हुँ, दफ़ा। हुँ। तो मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आई कि आइंदा आप रेहाम खान को नहीं लेंगे। तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं लूँगा भाई? या तो आप मुझे एक लिस्ट दे दीजिए, पैमरा या हुकूमत दे दे कि भाई इनको लेना है, इनको नहीं लेना है और उसको जस्टिफ़ाई करें। अब रेहाम खान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो अगर मेरे प्रोग्राम में आ रही हैं, तो मैं तो लूँगा और अगर आप कहते हैं नहीं लो, तो उसकी कोई जस्टिफ़िकेशन दीजिए। बहरहाल प्रेशर इतना सख्त था कि मेरे चैनल को के ऊपर प्रेशर आया और उसके बाद पैमरा को प्रेशर गया, पैमरा ने केबल पर प्रेशर डाला, केबल ने इनिशियल स्टेज पर मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को पीछे फेंक दिया और तो केबल के तो लोगों ने कॉल करके बताया कि जनाब हम पर प्रेशर आ रहा है कि आपके अब तक को जो है वो पीछे फेंका जाए, तो उसकी वजह सामने थी कि इसलिए उन्होंने इस तरह से पहले प्रेशर डाला रेहाम खान के ऊपर। उसके बाद तो जी, आपने सवाल करा। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि इदारा जो है हमारे साथ है, इदारे से मुराद मुझे कोई डर नहीं, मैं तो साफ बोल देता हूँ फ़ौज उनके साथ है। तो मकसद ये है कि फ़ौज का कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। फ़ौज का कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आया। किसी भी तरीके से इन इन प्रोग्रामों के हवाले से फ़ौज का प्रेशर नहीं आया। बल्कि जब मुझे 92 से हटाया गया था, तो उस वक़्त तो मुझे खुद फ़ौज ने पूछा, फ़ौज की जो इदारा है, उसने मुझसे पूछा, जो आईएसपीआर है, कि हुँ, आपको हुँ। क्यों हटाया गया है? तो मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई मुझे इसलिए हटाया गया है। तो फ़ौज की तरफ से मुझे नहीं आया और दूसरी दफ़ा जब मैंने रेहाम खान को लिया, तो हुकूमत का प्रेशर था, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर कहा जाता है कि मुझसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, लेकिन कोट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि रेहाम खान नहीं है। उसके तो बाद मैंने दूसरा वो तो सादिक और जी। अमीन है। उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो फिर आप गलत बात कर रहे हैं ना। देखिए उनके लिए तो फ़तवे जारी हुए हुए हैं ना सादिक और तो अमीन के। आज आपने काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो है वो स्टेटमेंट नहीं सुना अभी आपने। नहीं सुना मैंने। आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा के अभी नहीं सुना है, मैं सुना नहीं, देता हूँ अभी नहीं। आपको बता काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आज जो है वो कोर्ट में काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या मीडिया आज़ाद है या नहीं है? तो और उस पर उन्होंने कहा कि जी येस और नो में बताइए, क्या मीडिया आज़ाद है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर मुझे तीसरा ऑप्शन दीजिए। उन्होंने कहा नहीं यस कहें या नो कहें, तो अटॉर्नी जनरल को तीसरा ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो वहाँ मीडिया के लोग थे, सारे लोग मौजूद थे जो मीडिया के और जो वहाँ के सहाफ़ी थे, उनसे पूछा काज़ी साहब ने, आप लोग क्या समझते हैं कि आज मौजूदा दौर में मीडिया आज़ाद है या नहीं है? तो वो तमाम के तमाम एक भी ऐसा मीडिया पर्सन नहीं था जिसने ये कहा हो कि नहीं सर आज मीडिया बहुत आज़ाद है। सबने कहा कि मीडिया आज़ाद नहीं है। उस पर रिमार्क्स दिया बहुत सॉलिड आज।
और वो बड़ा सोशल मीडिया पे है। अच्छा, काज़ी फाइज़िसा ने कहा, मौजूदा हुकूमत इस मुल्क को तबाह कर रही है। और तबाह अच्छ किस तरह से कर रही है? मौजूदा हुकूमत से इस मुल्क को तबाह कर रही है, बहुत बड़ा रेमार्क दिया उन्होंने और इस तरह तबाह कर रही है कि वो मीडिया का गला घोंट रही है। मीडिया की आज़ादी राय को बंद कर रही है। मीडिया को तबाह कर रही है। मीडिया की तबाही है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है सर। बेशक बहुत बड़ी स्टेटमेंट। तो अच्छा, काफ़ी आपकी इस एक गुफ्तगू के अंदर एक अ, सवाल मेरे दिमाग में आ गया, आपसे पूछ लेता हूँ। आपको इख्तियार है जवाब दें या ना दें। मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, जिस तरह हाँ, ईसा साहब ने पूछा कि आपसे कि भाई मीडिया आज़ाद है कि नहीं है, तो मैं आपसे पूछूँ, आप अपनी राय दे सकते हैं, अदली आज़ाद है? अदलिया बिल्कुल मैं तो ये बात तो कल ही का है, पाकिस्तान में कौन-सा इदारा आज़ाद है आप बताएँ? सिर्फ़ एक इदारा है जो आज़ाद है, वो अपने फैसले करता है, वो मज़बूत इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, वो किसी का दबाव नहीं लेता, वरना तो अच्छा, सारे इदारे दबाव ले रहे हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ अपनी बात पर स्टैंड करेंगे, मसद ईमान मज़बूत रहेगा या डामाडोल होगा? सर मैं तो 16 साल इंतहाई हो गए माज़रत के मीडिया साथ में। मैंने ऐसे ही सवाल नहीं, नहीं करने हैं आपसे। सही है, 16 साल हो गए इस मीडिया में। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना था तो मुशर्रफ साहब के दौर में कर लेता। वो बहुत प्यारे आदमी थे मेरे, बेशक, बड़े बेशक। मुझे बहुत वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो आसिफ अली ज़रदारी मैं तो खुद नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुका था, बेनज़ीर ने मुझे टिकट दिया था। और आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये कहना था कि तुम मीडिया छोड़ो मेरे साथ आके, आज भी ज़िंदा है पूछ लीजिए, मेरे साथ आओ फेडरल मिनिस्टर को प्रेज़िडेंट हाउस में आओ तुम। तो अच्छा, तो मैंने कहा आखिरी कि मैं कहा आखिरी नहीं मैं सवाल मीडिया में आपसे, बहुत शानदार जुमला आपने। जुमला पूरा कर लूँ, जुमला अच्छा, पूरा बिल्कुल जुमला कीजिए, कर लूँ बिल्कुल मैं। कीजिए, कीजिए, उसके कीजिए। उसके बाद ये है कि जी जब वो प्रेज़िडेंट हाउस में थे, मैं शो करता था, तो वो मुझसे शो के बाद एआरवाई पे था मैं, शो के बाद मुझसे राय देते थे कि तुम्हारा आज का प्रोग्राम ऐसा है और ये है मियाँ बेटा कभी वो मुझे बेटा कहते थे, कभी कहते थे तू बड़ी बदमाशी कर रहा है। कभी वो कहते थे, बेटा आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, दोनों जुमले कहते थे। बहरहाल, फिर मेमो गेड स्कैंडल हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन लेना बंद कर दिया क्योंकि मैंने किस्तिंग शुरू कर दी। सो फिर आप बेटे नहीं उसके रहे बाद ना? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फिर आप बेटे नहीं मैं रहे। नहीं रहा मैं बेटा, ठीक है, फिर ठीक है। मैं अच्छा, पोपट आखिरी 2 सवाल। हो गया। फिर मैं या गो अहेड। जी अच्छा, सर। आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। नवाज़ शरीफ साहब का दौर आया नवाज़ शरीफ साहब का दौर आया, तो मैंने उनका इंटरव्यू माँगा। हालाँकि उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ था मुझे, लेकिन जब मैंने डॉन लीक्स और दूसरी चीज़ों पे सख्त तरीन तनकीद की, इतनी सख्त तरीन तनकीद की, तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने मेरा प्रोग्राम बंद नहीं किया, किसी बंद ने नहीं किया। ब्लैकमेल नहीं किया, किसी ने नहीं। किसी ने अच्छा, मेरा अब एड्रेस नहीं किया। मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा। सच सवाल है, आपको इख्तियार है जैसा जी मैं जवाब दें। ज़रूर। लिफ़ाफ़े के ख्वाहिशमंद हैं? सर अगर लिफ़ाफ़े के ख्वाहिशमंद होते, तो मुशर्रफ से अच्छा लिफ़ाफ़ा और उसके बाद ज़रदारी साहब का लिफ़ाफ़ा तो मशहूर है सर, दोस्ती भी है और दुश्मनी भी है। तो उस वक़्त हम तो वो मुझे ऑफ़र दे रहे थे। आपको पता है इमरान खान ने मुझे क्या ऑफ़र किया था? जी, बता दीजिए, इमरान खान बिल्कुल ने बता कहा दीजिए। था इमरान खान ने कहा था कि जी आप हमारे आप एमएनए बने, मिनिस्टर बने। अच्छा, ये इस वो उन्होंने दिया। उसके बाद ये जनाब आप मुझे जनाब ये प्रोग्राम नशर होगा, आप जो कह रहे हैं, आप ऑन बात पे एयर कायम करें रहेंगे? सर, ऑन एयर करें। आप लोग मौजूद हैं, पूछ लीजिएगा सबसे। दूसरी बात हम ज़रदारी साहब ने कहा कि जी आइए प्रेसिडेंट हाउस आ जाइए। दूसरी बात ये कि बताइए ज़रदारी साहब की दोस्ती कितनी मशहूर है आपको पता है? आप दोस्ती करते तो आपको पता नहीं कितने लिफ़ाफ़े मिलते सर। यही तो सर है कि हमने लिफ़ाफ़े के बजाय इस पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत की, पाकिस्तान से मोहब्बत की, हक और सच से मोहब्बत की। हालाँकि इस वक़्त पाकिस्तान में एंकर्स हैं, मैं शायद बहुत गरीब एंकर्स हूँ एज़ कम्पेयर टू बहुत से लोगों के। स सैलरी पे गुज़ारा करता हूँ सर मैं। मेरे पास ना जहाज़ है, ना मेरे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है, ना मेरे पास बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। जो कुछ भी है सैलरी पे और उससे पहले मैं मीडिया में 16 साल से पहले मैं पाकिस्तान के ग्रेड 20 तक का फेडरल ऑफिसर रहा था। तो ये मेरी 2 वो है सर। बाकी लिफ़ाफ़ा बहुत खूबसूरत चीज़ होती है सर, लेकिन ये जो इज़्ज़त है ना सर,
ये बेशक। अरबों रुपए में नहीं कमाई जाती। हैं अल्लाह आपको सादिक और अमीन रखे और आपको कायम रखे इस बात के ऊपर जिस बात के ऊपर आप खड़े। बाकी इंशाअल्लाह। पब्लिक इस बात का फैसला खुद करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश आपके वक़्त का। बहुत मेहरबानी। इस दुआ के साथ रुखसत कि अल्लाह पाकिस्तान की और उसकी अवाम की हिफाज़त करे और अपनी कुल कायनात पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।